मोशन अंडर ग्रेविटी में जो अपना काम अभी चल रहा है वो लाजवाब चल रहा है और हमने लगातार आपकी गलतियों को सामने किया और आपको कंसेप्ट सही तरीके से सिखाने का काम किया। आप अगर लगातार वीडियो को देखते हैं, लगातार वीडियो में बने रहते हैं तो जीरो से हीरो बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मैं बनाऊंगा, एलन एकेडमी 24 बनाएगा, ये प्लेटफॉर्म है ही इसीलिए क्योंकि ये लगातार आपके डेवलपमेंट के विषय में, आपके नॉलेज ग्रोथ के विषय में, आपके रिजल्ट के विषय में सोचता है। इसमें कहीं कोई शक सूबे की बात नहीं है। लास्ट लेक्चर हमने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के इस कॉन्सेप्ट में एक से एक नीट के क्वेश्चन से मुलाकात करवाया था और साथ में कुछ जो कॉन्सेप्ट थे हमारे वो नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट जो वर्टिकल मोशन में होता है, जैसे टावर से बॉल को फेंकना, मंदिर से बॉल को गिराना, इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करते हैं, कैसे उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, तमाम बातें हमने चर्चा की हुई थी। आज हम एच.सी. वर्मा का एक प्रॉब्लम लेकर के आए हैं और ये डबल पार्टिकल एक्शन है। ये प्रॉब्लम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है, इसीलिए आपको लगातार इसको एकदम बिल्कुल गहनता के साथ काफी संयम होकर के देखना समझना चाहिए। और ये सवाल क्या कहता, आइए पहले उसको देख लेते हैं। जब एक बार सवाल आपके समझ में आ जाएगा तो जवाब में कोई परेशानी नहीं होगी। अ हेल्दी यंग मैन standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor। ठीक है, विथ व्हाट स्पीड, और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट 1.8 मीटर। सवाल ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो ऊंची है, टॉल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से एक बच्चा स्लिप कर जाता है। एक छोटा बच्चा है जो बिल्डिंग से स्लिप कर जा रहा है। ये किड है, मैंने इसको किड बनाया है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटा बच्चा है, ये किड है, गिर रहा है। कहता है यहाँ से 7 मीटर की दूरी पर एक पर्सन खड़ा है जिसका ऊंचाई आर्म हाइट तक यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 1.8 मीटर है और ये पर्सन यहाँ से 7 मीटर की दूरी पर खड़ा है और देख रहा है सारा खेल। बिल्डिंग की ऊंचाई टोटल बताई गई है 11.8 मीटर, ये भी सही बात है। ये बच्चा पकड़ा जाता है आर्म हाइट पे, यानी इस लेवल पर ये बच्चा यहाँ से कैच कर लिया जाता। ये बच्चा यहाँ पकड़ा गया, यहाँ पर ये कैच कर लिया गया, अच्छी बात है। सारा डिटेल अपने सामने होना चाहिए। मान लेते हैं यू नॉट की वैल्यू, मानना नहीं है, वो 100% माना हुआ है और जब 100% माना हुआ है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब करना क्या है, ये तो बिल्डिंग रहा आपका। हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं डाउनवर्ड पॉजिटिव। हमने साइन कन्वेंशन सेट किया तो जी का वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो साइन कन्वेंशन हमने सेट कर लिया। अब चूंकि ये दोनों ही एक्शन एक साथ हो रहा है, जिस समय में बच्चा गिरा है उसी समय में ये आदमी भी अपना रन करना शुरू करता है, लेकिन यू इसका होना चाहिए कांस्टेंट। ये सवाल ने बोल दिया है कि जो भी वेलोसिटी वो अप्लाई करे वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना तय है कि ये बच्चा ये हेल्दी यंग मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको दौड़ना पड़ेगा। यहाँ सवाल में ये बात लिखी हुई है, फिर से जान लीजिए। कहता है कि एक हेल्दी यंग मैन किसी ऊंचे मकान से 7 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के ये देख रहा है कि एक बच्चा छत पर से स्लिप कर गया। जैसे ही वो स्लिप करते हुए देखता है, ये आदमी दौड़ता है उसको बचाने के लिए। सेम टाइम ऑपरेशन है, T=0, T=0, पर ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए अपने आर्म हाइट पर, कंधे की ऊंचाई पर इस बच्चे को वो पिक कर लेता है, कैच कर लेता है, उसको मतलब नीचे गिरने से बचा लेता है। तो कहता है कितना स्पीड वो अप्लाई करेगा ताकि ये बच्चा उसको पकड़ में आ जाए। सॉल्व कैसे करेंगे, डबल पार्टिकल एक्शन है तो कोई एक चीज इसमें कॉमन फिक्स करना होता है। फिक्स यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, टाइम फिक्स कर सकते हैं और लिखेंगे कि लेट द किड इज कैच्ड, या काउट कह सकते हैं, TCH कैच्ड एट टाइम T। हम लोग साइंस पढ़ रहे, कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहे, हम लोग को मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है,
तो जब टाइम टी पर ये बच्चा पकड़ लिया जाता है तो बच्चे का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि जब 11.8 मीटर की ये बिल्डिंग है और 1.8 मीटर वो पकड़ ही लिया जाता है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, ओनली 10 मीटर। इसको घटा देते हैं उसमें से, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा 11.8, इसमें से घटा दीजिए 1.8 मीटर, तो ये हो जाएगा आपको बराबर एच का वैल्यू, यानी एच का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। ये सब कैलकुलेशन का चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमें समझ में आ जाना चाहिए अब इस समय तक। खैर, तो ये बच्चा जब यहां से यहां आता है तो कितना टाइम लगता है उसको नीचे यहां तक आने में, ये टी है टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चे का 0 है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए H इक्वल टू यू नॉट टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सारा चीज डाउनवर्ड है तो कहीं नेगेटिव का कोई चांस नहीं बनता है। H का वैल्यू 10 यूज कर लो आप, यू नॉट 0 है, और हाफ चूंकि जी का वैल्यू प्रॉब्लम में सप्लाई नहीं किया गया है इसीलिए 9.8 ही लेना पड़ेगा एंड टी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, इसको जब ये इससे कटेगा तो 4.9 आएगा। सो 10 इक्वल टू हो जाएगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा 10 बाय 4.9 और इसका रूट इतना सेकेंड, ये इक्वल टू हो जाएगा 100/49 सेकेंड। क्यों होगा आप यहाँ से समझेंगे, यहाँ नीचे पॉइंट है, ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे तो ऊपर में 100, नीचे में 49 हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, 49 का कितना होता है 7 होता है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अब क्या हो गया, टाइम का पता पड़ गया कि बच्चा इतना डिस्प्लेसमेंट लेने में इतना टाइम लेता है और उसी पर वो पकड़ भी लिया जाता है इस हेल्दी यंग मैन के द्वारा। अब आप दोहरा दीजिए इस व्यक्ति को, उतने टाइम में इसको वहां पहुंचना है, आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, यू निकालना है। अब लिखेंगे क्या, यहां इसके बाद में इधर करता हूं 10 फॉर हेल्दी यंग मैन, फॉर हेल्दी यंग मैन। हेल्दी यंग मैन की अब कहानी शुरू होगी। हेल्दी यंग मैन को अब क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन करना है, तो एस आपको पता है, यू चाहिए और टी भी मालूम है। सो यहां से ये इक्वल टू होगा यू इंटू 10/7, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू का वैल्यू आ जाएगा 49/10 मीटर पर सेकेंड, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड, और यही उस हेल्दी यंग मैन का कांस्टेंट स्पीड होगा। अगर इस सवाल को आपने सही तरीके से समझा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक बेहतर प्रॉब्लम आप सीख रहे हैं आज। अब आइए आपको मैं एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं, मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और कॉन्सेप्ट का मैं आपको हाईलाइट दे दूं कि अब तक हम लोग काम कर रहे थे कि अगर ग्राउंड पर हम हैं, हम बिल्डिंग के टॉप पर से बॉल को मोशन करवावे, अपवार्ड करवावे, डाउनवार्ड करवावे। अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है कि अगर मैं मूविंग प्लेटफॉर्म पर मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करना चाहूं, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन समथिंग स्पीड से चल रही है, आपने अपने हाथ में एक गेंद लिया और सीधे उसको ऊपर की तरफ उछाला, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि बताइए वह गेंद कहाँ गिरेगी वापस लौटने के बाद, आपके हाथ में गिरेगी, आपके आगे गिरेगी, या आपके पीछे गिरेगी। तो कुछ लोग बोलते हैं बॉल तो हम फेंक दिए तो बॉल तो पीछे चला जाएगा, हम आगे चले जाएंगे। कुछ लोग बोलेगा हाथ में गिरेगा। ये अनुमान से, ट्रायल से फिजिक्स नहीं चलता है। फिजिक्स चलता है अपने लीगल कॉन्सेप्ट से और फैक्ट से चलता है, सच्चाई से चलता है। आइए इस चीज को आपके सामने लाते हैं और देखिए कितना मजा आएगा आपको। दो कंडीशंस हम लाएंगे, इसको मैं, आप देख लो, मैं इरेज करता हूं। ऐसे और भी प्रॉब्लम सब हैं तो हम लोग जरूर उस पर बात करेंगे, लेकिन आज कुछ नया मजा लेने का समय है। और बिल्कुल आप इसको वीडियो पर बने रह करके सही तरीके से एकदम
जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो अपना प्रिंसिपल है कि जीरो से हमें हीरो बनना है, तो कैसे बनेंगे? जब सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी न बनेंगे। आइए, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इसी में लिख देते हैं, फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म। अब आइए हमको, हाँ, मूविंग प्लेटफॉर्म से मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम कंडीशन 1 लेते हैं और कंडीशन 1 में हम एक ट्रेन का एक डब्बा बनाते हैं और इस ट्रेन के डब्बे में सारा गेम हमारा प्लानिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये v इक्वल टू या u इक्वल टू कॉन्स्टेंट से ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। कांस्टेंट है इसका वेलोसिटी और ट्रैक पर ये लगातार दौड़ रही है, ठीक है। एक पर्सन है जो इसमें अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और वो एक्सपेरिमेंट भी ऐसा कि ये अपने हाथ में एक बॉल लेकर के और सीधा इसको इसको आप भी लिख दीजिए, इसको यू वेलोसिटी से अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड इसको उछाल देता है। बढ़िया बात है, उछालने दीजिए, आप मत घबराइए, आप भी मत उछल जाइएगा, आप स्थिर रहिएगा, चीजें मैं सिखा रहा हूं। अब क्या होगा इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने तैयार किया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल तैयार किया मैंने, और हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा तैयार किया कि यहां वो बंदा अपना हाथ फेंकने के बाद इसी लेवल पर बनाए रखा हुआ है। अब t इक्वल टू 0 पर इसने बॉल को ऊपर उछाला, सीधे ऊपर, सीधा ऊपर, वर्टिकली अप, सीधे अगर उछाला है, कहते हैं बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवार्ड, बॉल इज प्रोजेक्टेड अप, प्रोजेक्टेड अप विथ वेलोसिटी u, ठीक है। और बाकी चीज जो है सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, आप खाली समझने की कोशिश करो, आपको ज्यादा आनंद समझना है। ऑनलाइन लेक्चर में बहुत चीज लिटरेचर में लिख पाना संभव नहीं होता है, बहुत ऐसी चीजें होती है जो आपको समझनी होती है। अब क्या होगा, सोच करके देखिए कि जितना टाइम में ये सपोज कीजिए t टाइम लेगा और सब कुछ ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन रखिए, g नेगेटिव होगा, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय में t इक्वल टू 0 से और टोटल टाइम t पर ये कितना होगा, आपको पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका वैल्यू 2u/g आएगा, क्योंकि y नेट का वैल्यू 0 है, ओरिजिन हमने यहां बना रखा है उसके हाथ पर ऐसे फेंका। देखिए यहां ध्यान से देखिए, मैं ट्रेन में चल रहा हूं, पूरा सिस्टम अपना ट्रेन में है और बॉल ऐसे फेंका और मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर अपना फिर से हाथ रखता हूं तो ये ऊपर गया और वापस फिर आया, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, t टाइम लगा 2u/g। एक बात यहां जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो पहली बार आपको अगर पहले से समझ में नहीं आता है तो समझना है कि अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के अंदर की वो हर चीजें उसी वेग से आगे भी चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो चलती ट्रेन से आप बाहर निकल करके बोलिए थोड़ा सा घूम करके आते हैं, क्या हाल होगा समझ लीजिए। इसका मतलब है कि ट्रेन जब चल रही है तभी तो आप भी जर्नी करते हैं ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप थोड़ी जाते हैं, ट्रेन जाती है और ट्रेन में आप हैं इसीलिए आप जा रहे हैं। आप तो चुपचाप बैठे हुए अपनी सीट पर बैठे हुए, फिर भी आप एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए जाते हैं क्योंकि ट्रेन जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका ट्रेन वाला है वो इस बॉल को भी अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये आदमी भी u वेलोसिटी से v वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप अगर यहां पर बॉल को उछाले थे तो बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, यानी बॉल भी उसी हिसाब से आगे जा रहा है जो आपको नहीं दिखता है। और सबसे
असली बात यही है कि इसका मतलब है कि जब ये बॉल जब तक गिर करके यहां आएगा तब तक में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितना ले चुका होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप भी ले चुके हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जब आप यहां थे और t इक्वल टू जीरो पर आप यहां थे और आपने बॉल को ऊपर यहां भेजा u से t इक्वल टू जीरो पर, आप भी आगे जा रहे हैं, बॉल भी आगे जा रहा है, तो t टाइम के बाद आप भी यहां पर हैं और वापस बॉल भी यहां पर है, लौट चुका है। उस टाइम t पर आप भी आगे इतना चले हैं और बॉल भी इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिया है, आप भी इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिए हैं। सो उस समय में क्या होगा, वापस से बॉल फिर से आपके हाथ में ही गिरेगा। तो सीधी सी बात है, विथ वेलोसिटी u जो है आपका, ये सॉरी, विथ वेलोसिटी u जो है क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए द बॉल विल फॉल इन द हैंड अगेन। ये तो बात हो गई, बॉल विल फॉल इन द हैंड अगेन। पहले जिस हाथ से उसने प्रोजेक्ट किया था टी टाइम के बाद फिर से वापस उसी के हाथ में गिरेगा, न तो आगे और न पीछे। अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरा केस देखते हैं कि अगर यही ट्रेन एक्सीलरेटेड मोशन में आ जाए तो क्या होगा। मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, अब आप देखिए, इसका ये तो फेज 1 था ना, मूविंग प्लेटफॉर्म, ये फेज 1 है और फेज 1 में हमने क्या किया है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखा, अच्छी बात है। लेकिन अब इसका जो फेज 2 आने वाला है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए लॉजिक है ये सब चीज। अब दूसरा फेज में क्या होगा, वही ट्रेन, वही बॉल और वही आप, हर चीज वही, पर चीजें बदल जाएगी। क्या बदलेगी, इफ द ट्रेन इज एक्सीलरेटिंग, चलिए अगर यही ट्रेन एक्सीलरेट कर रहा है एट द रेट ए एक्सीलरेशन से ट्रेन अब चल रही है, आप भी ट्रेन में, और सारा खेल अब फिर से एक बार वही देखा जाए, वही एक्सपेरिमेंट, वही सिचुएशन, सब कुछ वही, आप भी वही, बॉल भी वही, ट्रेन भी वही। यहां पर u नहीं है कांस्टेंट, बल्कि सॉरी v नहीं है कांस्टेंट, बल्कि एक्सीलरेशन है इसमें, और ये एक्सीलरेटेड मोशन में है। ठीक है, फिर से आपके हाथ में बॉल दिया, और आपने फिर से इसको ये क्या बोलते हैं, यू वेलोसिटी से अपवार्ड किया। मैं अपवार्ड पॉजिटिव लेता हूं, जी का साइन नेगेटिव होगा, सब आपको पता है। लेकिन कहानी क्या होगी इसको थोड़ा सोचें हम लोग, तो ज्यादा मजा आएगा। अभी क्या होगा कि आपने t इक्वल टू जीरो पर इस बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ये बॉल ऊपर गया और आपके हाथ से कांटेक्ट छूट गया। जिस टाइम पर आप इसको अपने हाथ से फेंक रहे थे उस टाइम में अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी, आप भी v से आगे थे, उस समय चल रहे थे, ये बॉल भी हॉरिजॉन्टल में v से चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि आपने इसको ऊपर फेंका, जो बॉल सपोज कीजिए कि ये यहां से फेंकने के बाद अगर हवा में यहां आया है तो अभी भी इसका ये वेलोसिटी, आपके हाथ से कांटेक्ट छूट चुका है इसका, अब ये आपके संपर्क में नहीं है, लेकिन आप ट्रेन के संपर्क में हैं। तो जिस टाइम में ये आपके कांटेक्ट में था उस टाइम में आपने इसको वेलोसिटी भी दी थी, पर ये आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी भी आपकी अब ये तो उस समय में थी, पर यहां आप अब वेलोसिटी चेंज होकर के समथिंग v1 हो गया आपका। इसीलिए हो गया कि आपके उस ट्रेन में एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब आप में भी वो एक्सीलरेशन आ गया। अब देखिए यहां पर गेम प्लान कीजिए क्या होता है। यहां है आपके मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है v, आपने जिस बॉल को बेग दिया ऊपर की तरफ ये था u, और आपके बॉल में
उस टाइम पर वेलोसिटी थी v। t इक्वल टू 0 पर की ये कहानी है। आपका बॉल ऐसे लौट करके आता है नीचे, तो अब अगर टी टाइम पर हम बात करें तो टी टाइम पर क्या होगा, सिचुएशन देखिए बदल जाएगा। कैसे बदलेगा आपको यहां समझ में आना है कि आपके टी टाइम पर आपके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ गया। ये कितना चलेगा बॉल हॉरिजॉन्टल में, ये चलेगा v से, इसकी दूरी जो s होगी वो v इंटू टी के बराबर होगी, एकदम होगी ही होगी। लेकिन आपके साथ क्या होगा, आपके लिए मामला ये S1 हो जाएगा, जो VT, आप देखिए मैं फ्रेश बता रहा हूं, ये आपके लिए S का वैल्यू होगा VT और प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि आप एक्सीलरेटेड मोशन में हैं, जबकि बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको उसी वेलोसिटी से निकलेगा जिस वेलोसिटी से क्या होगा, आप उसको रिलीज किए थे। जाहिर बात क्या होगी कि आप आगे निकल जाएंगे और बॉल जो है वो कहीं यहां आकर के गिर जाएगा, यानी आपके पीछे गिरेगा, क्योंकि आप उतने टाइम में अधिक दूरी तय कर लिए हैं, जबकि बॉल ने उतनी दूरी तय नहीं की है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो वो आपके कहां गिरेगा, पीछे गिरेगा। कहेंगे बॉल विल फॉल बिहाइंड द मैन, बॉल विल फॉल बिहाइंड द मैन, या बिहाइंड द पैसेंजर, या बिहाइंड द पर्सन, जो मर्जी हो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सब में कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा केस है, अगर आपने बॉल को फेंकने के बाद अपने गाड़ी में ब्रेक लगानी शुरू कर दी, तो जिस टाइम में आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया था उस टाइम में जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में आपने उसको दी थी, उसके बाद तो वेलोसिटी घटी आपकी, चूंकि आपके मोशन में रिटार्डेशन आ गया। तो टी टाइम पर आप कम दूरी तय करेंगे और बॉल ज्यादा दूरी तय करेगा। ऐसे कंडीशन में बॉल आपके आगे गिरेगा। यानी 3 परिस्थितियां हमने आपको गिनाई। पहला, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा ट्रेन तो बॉल आपके हाथ में वापस गिरेगा, अगर आप ऊपर उछालते हैं तो। दूसरा कंडीशन, अगर आप एक्सीलरेटेड मोशन में हैं, यानी ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है, वेग लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो बॉल आपके पीछे गिरेगा, क्योंकि सेम टाइम पर आप अधिक दूरी तय कर चुके होंगे और आपका बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम दूरी तय कर चुका होगा, तो वो आपके पीछे गिरेगा। तीसरा कंडीशन, अगर आप रिटार्डेड मोशन में हैं, अगर आपने ब्रेक लगा रखी है अपने ट्रेन में, तो वेग आपका घटेगा, जबकि आपके बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगा जिस पर आपने उसको प्रोजेक्ट किया था अपवार्ड। तो आप टी टाइम पर जब वो गिर करके नीचे आएगा, आपकी दूरी तय की गई कम होगी और उसकी दूरी ज्यादा होगी, बॉल आपके आगे गिरेगा। एकदम समुचित और परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, और इसके हिसाब से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं से कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान दें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसके बाद अब बचता है सिचुएशन एलिवेटर वाला, बिल्कुल उस पर भी हम लोग काम करेंगे। एलिवेटर किस तरह से, एलिवेटर के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है वो कैसी होती है, उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे, जरूर से जरूर बात करेंगे। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपके बुक में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में एलिवेटर के एक्सीलरेशन को चेक करने वाला भी एक सवाल है, जिसमें लिखा गया है कि एक पर्सन है जो किसी एलिवेटर में खड़ा है और वो एलिवेटर समथिंग एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है। तो कहता है कि उस एक्सीलरेशन को चेक करने के लिए वो पर्सन अपने पॉकेट से एक क्वाइन निकालता है और उस क्वाइन को ऐसे लेता है, ड्रॉप कर देता है। समथिंग हाइट है फ्लोर से उस क्वाइन का, समथिंग टाइम पर वो बॉल ग्राउंड एलिवेटर के फ्लोर को हिट करता है। तो कहता है कि बता दीजिए एलिवेटर का एक्सीलरेशन क्या है। तो मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि अब तक जो भी काम हम लोग किए हैं उस समय में हमने अपने फ्रेम को इनर्शियल बनाकर रखा है। या तो हम रेस्ट में थे
या आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए ये मूविंग है। तो ऐसे कंडीशन में वर्टिकल मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ हम लोग कंपेयरिंग जब करते हैं, जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक की वेलोसिटी का इफेक्ट क्या दूसरे पर पड़ रहा है या दूसरे की वेलोसिटी का इफेक्ट क्या पहले पर पड़ रहा है। मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर मान लेते एक सिस्टम मेरा ऐसे चल रहा है, इसमें एक बात और बताऊंगा मैं, आप ध्यान से सुने। एक सिस्टम ये चल रहा है और एक सिस्टम ये चल रहा है, इसमें भी वेलोसिटी है और इसमें भी वेलोसिटी है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी वेलोसिटी को ये नहीं छेड़ सकता और इसकी वेलोसिटी को ना ये छेड़ सकता है। इसका मुख्य कारण है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना, और एंगल 90 डिग्री का होने का मतलब है इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा, इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें आपने ये जो केसेस देखे ना, इन तमाम केसेस में ये तमाम समस्याएं अपने अपने तरीके से परिभाषित की गई। ये है आपको ये कॉन्सेप्ट। अब जब हम लोग चूंकि जेईई नीट का भी सिलेबस ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक और सिचुएशन इसमें देखना चाहिए हमको। वो सिचुएशन ये देखना चाहिए कि सपोज कीजिए कि इसी में ट्रेन और बॉल मोशन में सपोज कीजिए हम ट्रक में बैठे हैं और ट्रक का छत खुला हुआ है, या हम ट्रेन के छत पर बैठ करके ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, खुली हवा में करना चाहते हैं। और हमने क्या करा, देखिए एक एक चीज को माइन्यूटली हमें जज करना होता है, माइन्यूटली हमें सोचना होता है, क्योंकि ये फिजिक्स है, हर संभावनाओं को साथ लेकर चलता है। ऑल पॉसिबिलिटीज पर हमारा ध्यान हमें दिलाना चाहता है, क्योंकि कोई भी चीज मिस ना हो। अब सोचिए जरा सा कि ये ट्रक है और इस ट्रक का जो छत है वो बिल्कुल खुला हुआ है। इस ट्रक का छत जो वो क्या है, बिल्कुल खुला हुआ है, और इस खुले हुए छत से हम अपना मोशन स्टडी कर रहे हैं, यानी बॉल को हम प्रोजेक्ट करिए। ट्रक है हमारा और ट्रक का छत बिल्कुल खुला हुआ है, ये देख लीजिए ध्यान से, और इसमें ये लाइट लगा हुआ है और इस तरह से इसका स्टीयरिंग है, यहाँ इसका ड्राइवर है, जो भी है अपना वो रहे। यहां से एक पर्सन अपना एक्सपेरिमेंट चालू करता है, एक बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे यू वेलोसिटी से, और ट्रक चल रहा है सपोज कीजिए भी, मान लीजिए कांस्टेंट, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्सीलरेटेड भी करना होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि अगर मान लो विंड इज ब्लोइंग, क्योंकि आप जब आएंगे तो एयर रेसिस्टेंस आपको इधर होगा, ये विंड है, ये क्या है, विंड ब्लोइंग, हवा बह रही है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका बॉल इस हवा में आएगा तो हवा में उसको एयर रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो आपको हवा लगती है कि नहीं लगती है? तो आप अगर इधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रक इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो एयर रेसिस्टेंस तो अपोज करेगा आपको। तो एयर रेसिस्टेंस जो अपोज करेगा उसके चलते भी आपका वेलोसिटी स्लो डाउन होगा, पक्का होगा, क्योंकि आपके पकड़ से बाहर है ना। तो उस कंडीशन में भी ये बॉल आपके पीछे ही गिरेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी, मशीन चला रहा है इसको तो वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहा है, जबकि ये एयर के चपेट में आ चुका है। तो एयर रेसिस्टेंस भी इसके वेलोसिटी को स्लो करेगा, और स्लो करने के कारण ये कम दूरी तय करेगा, जितना देर में इसको गिरना चाहिए। तो ये क्या होगा, आपके पीछे गिरेगा, न कि आपके आगे गिरेगा। ये सब तमाम चीजें, हर पॉसिबिलिटीज को स्टडी करना हमें चाहिए, ये हमारा फिजिक्स है। और जहां भी एक लीकेज पॉइंट आपको बचेगा, आप देखेंगे एग्जामिनेशन में जो पॉइंट और जो कॉन्सेप्ट आप छोड़ के आएंगे ना, वहीं से आप देखिएगा एग्जामिनेशन में सवाल आता है। सो बी केयरफुल एंड go for the sincere study, sincere learning, so that you will be getting the best result in your life। और इसी के साथ मैं आपको आज के इस लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। एलिवेटर का मामला फिर एक स्पेशल केस लेकर के हम आएंगे, उस पर सवाल भी कलेक्ट करेंगे, जेईई नीट में देखेंगे, जो भी सवाल होगा उसके साथ एक न्यू वीडियो बना करके हम आपको देंगे। ठीक है।